हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे गणित में शून्य का आगमन बौद्ध धर्म की वजह से हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं गणित में शून्य का आगमन बौद्ध दर्शन से हुआ है। बगैर फिलॉसफी जीरो की खोज असंभव है। गौतम बुद्ध के समकालीन दार्शनिक मंजूश्री और विमल कीर्ति के बीच जो संवाद हुआ था वह शून्य को लेकर था। यहीं से खुराक लेकर नागार्जुन ने दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद की स्थापना की। बौद्ध दर्शन में जो शून्य है वही अरबी में सिफर मतलब सिफ्र अर्थात खाली। अरबी में जो सिफर है वही लैटिन में जेफिम है। जो लैटिन में जेफिरम है वही अंग्रेजी में ज़ीरो हो। तो जेफिरम से जेपिरो, जेपिरो से ज़ीरो और ज़ीरो से ज़ीरो, यह पूरा सफ़र है। शून्य जितना नेचुरल है, फर्टाइल है, शून्य उतना ही आर्टिफिशियल है। शून्य में कोई उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने की शब्द निर्माण असंभव है। जैसे शून्यता, शून्यवाद, जन शून्य आदि प्रशाखाएं दूर दूर तक फैली हैं। शरीर शून्य होता है, आदमी सन्न रह जाता है, जगह सुनसान होती है, सन्नाटा छा जाता है। सब में शून्य है, वही शून्य कहीं नहीं। शून्य मूल रूप से दर्शन का शब्द है, तो यह फिलॉसफी का शब्द है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में वहीं से आया है। यूरोप और अमेरिका के अनेक गणितज्ञों ने इस बात पर अपनी मोहर लगाई। शून्य का प्रयोग न सिर्फ प्राचीन बौद्ध दर्शन में बल्कि सिद्धों, नाथों और संतों के साहित्य में भी बड़े पैमाने पर हुआ है। शून्य जिसे लोक जनता आज भी शून्य अर्थात सिफर, जीरो कहती है, हर हाल में प्राकृत धारा की खोज है जिसमें शून्य की भूमिका शून्य है। आइंस्टाइन से लेकर हॉकिंग्स तक दुनिया के भौतिक वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण, शून्य और समय को लेकर अभूतपूर्व काम कर चुके हैं। उसमें एक फॉक बची रही है और दुनिया के भौतिक वैज्ञानिक इस फॉक को दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। इस कोशिश के दो अलग अलग पक्ष आज भी बने हुए हैं, जिनमें से एक सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत है, दूसरा लूप क्वांटम ग्रेविटी है। लूप क्वांटम ग्रेविटी को अष्टेकर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अष्टेकर प्रोग्राम के सिद्धांतकार खुद अष्टेकर हैं। अष्टेकर ने अपने सिद्धांतों की विवेचना करते हुए लिखा है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने कहा था कि समय की अवधि शुद्ध रूप से परंपरागत धारणा है। समय और शून्य हमारे अनुभवों की सापेक्षता में अस्तित्वमान होते हैं। बुद्ध ने पुगदल, नैरतम्य और विज्ञप्ति मात्रा जैसी अवधारणाओं के जो सूत्र दिए थे उन पर भारत में किसी ने वर्तमान समय में काम नहीं किया। रेफरेंस है आलेख बुद्ध के पुनः पाठ का समय, मुद्रा राक्षस, पृष्ठ क्रमांक 103। बुद्ध का दर्शन और पश्चिम। 18वीं और 19वीं सदी में जर्मनी में जिन विज्ञानवादी दर्शन का विकास हुआ उस पर बौद्ध विचारक असंग और वसुबंधु ने 4वीं सदी में नागार्जुन के शून्यवाद के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम किया था। जिस ज्ञान मीमांसा को पश्चिम के दर्शन शास्त्र में सबसे बड़ी जगह मिली, उस प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक निंगनांग ने किया था। वे बौद्ध दर्शन के बड़े नैयायिक और तर्कशास्त्री थे। निंगनांग के शिष्य
धर्म कीर्ति थे और न्याय शास्त्र में उन्होंने भी स्मरणीय काम किया था। धर्म कीर्ति को पश्चिम के दार्शनिकों ने इमैनुअल कांट की संज्ञा दी थी। दीपांकर श्री ज्ञान ने 11 वर्ष की अवस्था में गंभीर चिंतन शुरू कर दिया था। रत्न कीर्ति और ज्ञान श्री मित्र ने तर्क शास्त्र पर काम किया था। 4वीं सदी के कुमारजीव ने वस्तु बोध की प्रक्रिया पर गंभीर वैचारिक लेखन किया था। इन सारे ही दार्शनिकों को दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर तुर्की और यूनान तक के देशों ने आमंत्रित किया था। पश्चिम का दर्शन शास्त्र 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शब्दार्थ दर्शन और उच्चतर गणित की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अनेक नई मंजिलें तय कर चुका है। मगर भारत के बौद्धों ने अपने विहारों में असंग से लेकर धर्म कीर्ति के काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाए, यह प्रश्न है। वे बौद्ध धर्म के ऊपरी कलेवर को ही बौद्ध धर्म क्यों माने, यह प्रश्न है। लगभग 8वीं सदी से दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बौद्धों का काम बिल्कुल गायब है, जो कि रेफरेंस है। आलेख में उत्तर देने का दाव अभी शेष मुद्राक्ष पृष्ठ क्रमांक 54 से लेकर 55 तक हम देख सकते हैं। गौतम बुद्ध की वैज्ञानिक दिशा में सबसे बड़ी और मौखिक स्थापना कारण कार्य सिद्धांत है। इसका कारण ही कार्य का जन्मदाता है। अकारण कुछ भी नहीं होता और ना हो सकता है। गौतम बुद्ध ने जिस कारण कार्य सिद्धांत की बुनियाद को 6वीं सदी ईसा पूर्व में डाला था, उसे समझने यूरोप को पूरे 2000 साल से भी अधिक समय लग गए। पूरे यूरोप में से पहली बार 16वीं सदी में फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626 जिनका समय था, ने लिखा और समझा कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले घटनाओं का अध्ययन कारण सहित करना चाहिए, तब सिद्धांत बनाकर उन्हें प्रयोगात्मक जांच करनी चाहिए। बुद्धिज्म का जो थेर है वही अंग्रेजी में थ्योरी है, इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत कहा जाता है। यूरोप में जब कार्यकरण के प्रति चेतना फ्रांसिस बेकन ने फैलाई, तब जाकर गैलीलियो और केपलर और न्यूटन पैदा हुए। ज्ञान की दुनिया में बुद्ध बेमिसाल हैं। दुनिया को 1 2 3 लिखने का तरीका बौद्ध सभ्यता ने सिखाया है। बौद्ध सभ्यता की धम्म लिपि से लेकर 1 2 3 का विकास हुआ है। सबसे पहले 7वीं सदी में इसे अरबों ने लिखा और हिंसा मतलब हिंद देश को प्राप्त कहा। अरबों से 12वीं सदी में इसे यूरोप में सीखा और अरेबिक कहा। यूरोप में 12वीं सदी के बाद जो वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें बौद्ध सभ्यता के 1 2 3 का बहुत बड़ा योगदान है। रोमन अंकों के लेखन में जटिलता है, अरेबिक में सहजता है। अरेबिक ने जोड़ घटाव की प्रक्रिया को सहज किया। यही कारण है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति 12वीं सदी के बाद हुई, तब जाकर लोगों ने अरबों से अरेबिक सीखी। हर सभ्यता बौद्ध सभ्यता नहीं होती। तो हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म में शून्यवाद के कारण शून्य की खोज हुई, और हमने यह भी जाना कि दुनिया में जो गिनती है वह भी बौद्ध धर्म की देन है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। सो
जय भीम, जय भारत।